नाना के नहीं थम रहे आंसू। रुक्षांश के बर्थडे पर दिए थे गिफ्ट। कातिल रिश्तेदार ने उगला ऐसा सच की अफसर भी हैरान। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ की है। मेरठ के हस्तिनापुर में पीएनबी बैंक के मैनेजर की 8 माह की गर्भवती पत्नी और 5 साल के बेटे रुक्षांश की हत्या के बाद से मृतक महिला के परिजन सदमे में हैं। वहीं रुक्षांश के नाना का रो रो कर बुरा हाल है और उनके आंसू नहीं थम रहे हैं। उन्होंने बीती 29 जुलाई को रुक्षांश के बर्थडे पर कई गिफ्ट भी दिए थे। वे बार बार उस पल को याद करके खूब रो रहे हैं। माँ बेटे की हत्या करने वाला कोई बदमाश नहीं बल्कि करीबी रिश्तेदार ही निकला है। इस डबल मर्डर का खुलासा करने के लिए 5 टीमें लगी थी। एडीजी आईजी ने भी हस्तिनापुर में डेरा डाला हुआ था। वहीं जांच में हत्यारे का नाम उजागर हुआ तो पुलिस अफसर भी दंग रह गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि परिवार के साथ साथ घूमने वाला ही कातिल है। यही नहीं, वह परिवार के साथ रोकता बिलखता नजर आया था। कातिल रिश्तेदार हरीश मावी ने पुलिस की पूछताछ में वारदात का असली सच उगल दिया है। उसने पुलिस को बताया कि संदीप ने बैंक में नौकरी लगने के बाद अपने परिवार का धोखा दिया और उनसे अलग रहने लगा। उसने बताया कि मैनेजर बनने के बाद संदीप में घमंड आ गया था और परिवार के लोगों से मतलब नहीं रखता था। बताया कि संदीप अपने घर पर आने से भी मना कर दिया था। उसने बताया कि संदीप ने अपनी पत्नी शिखा से भी कहा था कि हरीश को भी घर में नहीं आने देना। आरोपी ने बताया कि वह इस बात से खफा था। बहनोई हरीश मावी को पता था कि संदीप के पास काफ़ी संपत्ति है। उसे यह भी जानकारी थी कि संदीप के घर पर नकदी और काफ़ी जेवरात हैं। इसी लालच में उसने संदीप की पत्नी और 5 साल के बेटे रुक्षांश की हत्या की साजिश रची। साजिश रचने के बाद वह बीते सोमवार को संदीप के घर पहुंचा और गर्भवती पत्नी एवं बेटे की हत्या करने के बाद 2.5 लाख की नकदी और करीब 15 लाख के जेवरात लूटकर फरार हो गया था। कातिल हरीश मावी डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने के बाद शिखा के स्कूटी से ही फरार हुआ था। वह स्कूटी पर जाते हुए शहर के करीब 38 सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। उसके साथ एक और आरोपी था। बताया गया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कातिल तक पहुंची है। पत्नी शिखा और बेटे रुक्षांश की हत्या के बाद संदीप कुमार सदमे में हैं। अब वह अपने परिवार में अकेला रह गया है। बताया गया है कि संदीप ने काफ़ी संघर्ष करने के बाद बैंक में मैनेजर का पद हासिल किया था। लंबे समय तक वह पीएनबी बैंक की मेरठ शाखा में क्लर्क के पद पर तैनात रहा था। मेरठ में ही उसकी मुलाकात शिखा से हुई थी। लव मैरिज के बाद शिखा के परिजन ने दोनों की शादी करा दी थी, जिसके बाद से परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। महिला कांस्टेबल ने दरोगा की काली करतूतों का किया खुलासा। शादी के नाम पर करता था रेप, जब प्रेग्नेंट हुई तो। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया की है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक बार फिर पुलिस की वर्दी दागदार हुई है। लव, सेक्स और धोखे की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसे गौरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैतालपुर चौकी इंचार्ज अंकित सिंह ने अंजाम दिया है। हालांकि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के आरोपी अभियुक्त दरोगा अंकित सिंह पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसे सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। दरअसल आजमगढ़ जनपद में तैनात एक महिला कांस्टेबल ने बैतालपुर चौकी इंचार्ज अंकित सिंह पर पहले प्यार और फिर शादी का झांसा देकर कई बार रेप करने का आरोप लगाया है। इस दौरान जब महिला कांस्टेबल गर्भवती हुई तो गर्भपात कराने का भी गंभीर आरोप दरोगा अंकित सिंह पर लगा है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 2 मार्च 2020 को आजमगढ़ में तैनात महिला कांस्टेबल ने पहली बार अंकित सिंह से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद उसकी अश्लील फोटो खींच ली। इसके बाद दरोगा अंकित सिंह उस अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देने लगा और जान से मारने की धमकी दी। दरोगा अंकित सिंह पर जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ और वह लंबी छुट्टी पर लेकर फरार हो गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि अभियुक्त दरोगा अंकित सिंह पर महिला कांस्टेबल की तहरीर के आधार पर गौरी बाजार थाना क्षेत्र में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही अंकित सिंह को
निलंबित कर विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि अय्याश दरोगा अंकित सिंह कब सलाखों के पीछे पहुंचता है। गर्लफ्रेंड के साथ बेडरूम में उसके दोस्त को देख दोस्त ने ही कर दिए दोस्त के शरीर के 300 टुकड़े। नीरज ग्रोवर नामी लोगों में से एक थे। वह एक टीवी प्रोडक्शन हाउस से जुड़े। 7 जुलाई 2008 को उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या एक लव ट्रायंगल की देन थी जिसमें 3 लोग शामिल थे। एक खुद नीरज ग्रोवर, दूसरे कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया सुजेराज और तीसरे मारिया के लवर मैथ्यू जो नेवी में अफसर थे। साल 2008 ठंडी का महीना, जब मारिया अपने नए घर जो कि मुंबई के मसाड में स्थित था वहां आती हैं। 6 मई को नीरज शिफ्टिंग में मदद के लिए मारिया के घर आता है और फिर वहीं रात बिताता है। इसी क्रम में जब मारिया के बॉयफ्रेंड मैथ्यू ने उन्हें फ़ोन किया तो उन्हें घर में आदमी की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ ने मैथ्यू के अंदर शक पैदा कर दिया। पूछने पर मारिया बताती हैं कि वह शिफ्टिंग में उसकी मदद करने आया है। मैथ्यू उसे रात भर रुकने के लिए माना करता है, लेकिन मारिया उसकी सलाह को नज़रअंदाज कर देती हैं। इसके बाद गुस्साए मैथ्यू कोच्चि से फ्लाइट लेते हैं और मुंबई में मारिया के घर आ जाते हैं। इस बीच नीरज और मैथ्यू के बीच हाथापाई हो जाती है और मैथ्यू ने नीरज को चाकू मार दिया। फिर मैथ्यू और मारिया ने मिलकर नीरज की हत्या के सबूतों को नष्ट कर दिया और शव के 300 टुकड़े कर प्लास्टिक की थैलियों में डाल दिए और मारिया अपने दोस्त की कार लेती हैं और छत बिछत शव को जंगल में ले जाकर जला दिया जाता है। कई दिनों तक नीरज का कोई आता पता नहीं चलने पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। फिर मारिया कुछ दिन बाद नीरज का फोन थमा देती है और केस कोर्ट में चला जाता है। पूछताछ के दौरान मारिया नीरज के दोपहर 1:30 पर जाने के बाद कई कहानियां बताती हैं, लेकिन अंततः कबूल कर लेती हैं कि पूरी रात वह घर पर ही थी। मारिया के फ्लैट के गार्ड ने अभी बताया कि उसने दोनों को कार में बैग रखते हुए देखा था। फिर कॉल डिटेल्स ने पूरे राज का खुलासा कर दिया। 11 जुलाई 2011 को सशस्त्र न्यायाधीश ने मैथ्यू को हत्या और सबूत नष्ट करने के लिए 13 साल की सज़ा सुनाई, जबकि मारिया को 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन मुकदमे के 3 साल बीत चुके थे, इसलिए उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। फोरेंसिक टीम ने कार और घर में सबूत जुटाने के अलावा जंगल में तलाशी के दौरान हड्डियां और दांत बरामद किए थे। फिर परिजनों से डीएनए मिलान किया गया, जिससे यह मामला अंतिम प्रक्रिया तक पहुंच सका। डेट पर गए प्रेमी प्रेमिका की मंचोलों ने की थी हत्या। चोरी की बाइक से पकड़े गए हत्यारे 1.5 साल बाद खुला राज। दोस्तों, ये खबर रांची के झारखंड की है। झारखंड की रांची पुलिस ने 1.5 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने केस का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मामले में संलिप्त एक आरोपी की पूर्व में ही हत्या हो गई है। मृतक आरोपी नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था। दरअसल राजधानी रांची के तुपुदाना ओपी क्षेत्र के रिंग रोड के समीप 13 नवंबर 2021 की रात को नया हुलहुंडू निवासी विवेक और उसकी प्रेमिका पूजा की हत्या कर दी गई थी। रिंग रोड के किनारे मैदान में आरोपियों ने इस प्रेमी युगल को दौड़ा कर बड़ी बेरहमी से तेज धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में लगी थी। हालांकि उस वक्त इस हत्याकांड का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। काफी प्रयास के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हत्यारे मृतक की केटीएम बाइक को भी अपने साथ ले गए थे, जिसका भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। लेकिन हाल ही में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। काफ़ी प्रयास के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद हत्यारे मृतक की केटीएम बाइक को भी अपने साथ ले गए थे, जिसका भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। लेकिन हाल ही में पुलिस को एक बड़ी सफलता उस वक्त लगी जब एक बाइक चोर गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आया। उसकी निसंदेही पर खूंटी के मुर्मू से चोरी गई बाइक बरामदगी हुई और फिर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई।
इस मामले में पुलिस ने रवि, आयुष और डेनियल को गिरफ्तार किया। उनके द्वारा पुलिस को ये जानकारी दी गई कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों में एक आरोपी निरंजन बांडो था, जो पीएलएफआई से जुड़ा हुआ था और पूर्व में ही उसकी हत्या हो चुकी है। आरोपियों ने बताया कि वो मैदान में शराब पी रहे थे। इसी दरमियान पूजा और विवेक भी मैदान पहुंचे थे। वो सभी पूजा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और रेप की कोशिश कर रहे थे, जिसका विवेक और पूजा ने विरोध किया। इस कारण ही उन लोगों ने दोनों की हत्या कर दी। 50,000 लोन की किस्त के लिए दोस्त की हत्या, कत्ल के बाद नदी किनारे दफन कर दी दोस्त की लाश। दोस्तों, ये खबर राजस्थान के सीकर की है। सीकर जिले के दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। लोन की किस्त 50,000 रुपये थी, वह न चुकानी पड़े, इसलिए दोस्त ने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने हत्या के बाद शव को रानौली नदी की मिट्टी में दबा दिया था। शव मिलने के 72 घंटे में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। सीकर के रानौली थाने में जगदीश की पत्नी बिमला देवी ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में जानकारी दी गई थी कि 27 मार्च की शाम के समय रानौली के बाजार जाने की कहकर उसका पति जगदीश प्रसाद घर से निकला था। उसके बाद से उसके पति का फोन बंद आ रहा था और वह लौटकर वापस भी नहीं आया। परिजनों ने काफ़ी दिनों तक जगदीश प्रसाद की तलाश भी की, लेकिन वह नहीं मिला, जिस पर 12 अप्रैल को थाने में गुमशुदगी की दर्ज कराई गई थी। अभी पुलिस जगदीश की तलाश में जुटी ही थी कि कुछ लोगों ने 20 अप्रैल को रानौली की नदी की मिट्टी में दबा हुआ शव देखा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कपड़ों एवं अन्य सामान से मृतक की पहचान जगदीश कुमावत के रूप में की। मामले में गंभीरता को देखते हुए रानौली थाना पुलिस ने पूरे मामले की गहनता में जांच शुरू कर दी और मृतक के साथ रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की गई तो पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक के साथ रहने वाले नागेंद्र सेन ने हत्या से पहले जगदीश से बातचीत की थी। दरअसल नरेंद्र सेन ने करीब 8-9 लोन ले रखे थे, जिसमें एक 50,000 रुपये का लोन मृतक जगदीश प्रसाद के नाम ले रखा था। जगदीश प्रसाद के लोन की किस्त नहीं चुकानी पड़े, इसलिए आरोपी ने जगदीश प्रसाद की हत्या करने की साजिश रची। पुलिस नरेंद्र को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो कत्ल का राज खुल गया। आरोपी नरेंद्र सेन ही जगदीश प्रसाद को अपनी अल्टो गाड़ी में बैठाकर ले गया और उसे शराब पिलाई। नरेंद्र जगदीश प्रसाद को शराब पिलाकर गाड़ी में डालकर सुनसान जगह ले गया। यहाँ उसके सिर पर पत्थर से कई बार वार किए और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को सुनसान जगह ले जाकर गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और वहां से चला गया। लेकिन 20 अप्रैल को रानौली नदी में पुलिस को मिट्टी में दबा हुआ शव मिला। रानौली थाना पुलिस ने जांच के बाद जगदीश प्रसाद की हत्या के आरोप में रानौली निवासी नरेंद्र सेन को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल रानौली थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपी के मामले में पूछताछ कर रही है। प्रयागराज में डबल मर्डर केस, दोनों परिवार के बीच वर्षों से चली आ रही थी खूनी रंजिश। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। औद्योगिक क्षेत्र थाना के चक्केपुरा मियाँ खुर्द गांव में दोहरे हत्याकांड के बाद घरवालों ने गांव के ही नवनीत मिश्रा, आकाश मिश्रा, सुजीत मिश्रा और महेश नारायण मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दरअसल मिश्रा परिवार के नवनीत मिश्रा की 2.5 साल पहले हत्या हुई थी। उस मामले में बजरंग के परिवार के लोगों को नामजद करा के जेल भेजा गया था। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बजरंग बहादुर पटेल के भतीजे राज बहादुर पटेल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 2.5 वर्ष पूर्व गांव के नवनीत मिश्रा की हत्या में उसके भाइयों को फर्जी तरीके से फंसाते हुए उसके पिता महेश नारायण मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसे सगे भाइयों को जेल जाना पड़ा और अभी भी एक भाई जेल में बंद है। इस मामले में उसके चाचा बजरंग बहादुर पटेल पैरवी किया करते थे। इसी को लेकर महेश नारायण मिश्रा एवं उसके पुत्र नवनीत मिश्रा अक्सर बजरंग बहादुर को जान से मारने की धमकी देते थे। इस संबंध में औद्योगिक क्षेत्र पुलिस से भी शिकायत की जा चुकी है।
तहरीर में राज बहादुर ने बताया कि बुधवार भोर में वह धान के खेत में पानी लगाने जाने के लिए अपने चाचा को बुलाने गया तो छत की सीढ़ी की तरफ से गांव के ही नवनीत मिश्रा, आकाश मिश्रा, सुजीत कुमार मिश्रा छत जीने के बाहर उतरे थे। महेश नारायण बाहर खड़ा हुआ था। उसने जब टॉर्च की बटन दबाई तो रोशनी पड़ते ही सभी भागने लगे। नवनीत के हाथ में तलवार एवं आकाश के हाथ में शब्बल था। यह देखकर उसे अनहोनी आशंका हुई और सीढ़ी से घर में घुसा तो देखा कि आगे के कमरे में उसके चाचा अचेत एवं चाची मृत अवस्था में पड़ी हुई हैं। वहीं उसकी चचेरी बहन बगल के कमरे में मृत पड़ी हुई थी। इसके बाद वह घर गया और परिजनों को बात बताते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। बजरंग बहादुर पटेल की पत्नी एवं बेटी की हत्या के बाद से ही आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों परिवार में काफ़ी दिनों से दुश्मनी चली आ रही है। वहीं नवनीत भूमि माफिया दिलीप मिश्रा का बहुत खास है, जिसकी सरपस्ती में गांव में गुंडई करता है। अभी 2 साल पहले जब वह प्रशासन द्वारा ITI गेट के पास दिलीप मिश्रा का मकान गिराया जा रहा था तो नवनीत वहां अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर पहुंचा था। उसने अन्य लोगों के साथ कार्रवाई का विरोध किया था। पुलिस ने उसकी बंदूक जब्त करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की थी। चकेपुरा मियाँ खुर्द के बजरंग बहादुर पटेल की 2 बेटियां और 1 बेटा था। ग्रामीणों ने बताया कि बजरंग के पुत्र चंद्रशेखर ने 4 वर्ष पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ माह पहले बहू सलोनी ने दूसरा विवाह कर लिया था। पोती अंशिका बजरंग के साथ ही रहती थी। बड़ी बेटी अंजू का विवाह धूरपुर थाना क्षेत्र के चिल्ली गांव निवासी सूर्यभान के साथ हुआ है। छोटी बेटी तनु इंटर की पढ़ाई कर रही थी। दिल्ली हावड़ा रूट के चौड़ीकरण के दौरान चकेपुरा मियाँ खुर्द निवासी बजरंग के खेत का रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया था। मुआवजे से ही बजरंग ने साल भर पहले घर के अगले हिस्से में पक्का निर्माण करवाया था। परिजनों के अनुसार पुरानी रंजिश में योजनाबद्ध तरीके से मां बेटी की हत्या की गई है। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, फिर कपड़े के शोरूम में नौकरी के बहाने लगातार रेप। लखनऊ में नौकरी के नाम पर एक युवती से सालों तक रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने पहले उससे सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की और फिर कपड़े के शोरूम में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे लगातार रेप करता रहा। युवती की शिकायत पर अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नौकरी दिलाने के बहाने युवती से रेप का मामला सामने आया है। दरअसल आशियाना इलाके की रहने वाली युवती के साथ PGI थाना क्षेत्र में रहने वाले 23 साल के कपड़ा दुकानदार ने सोशल मीडिया के जरिए साल 2021 में दोस्ती की थी। इसके बाद आरोपी ने उसे अपने कपड़े के शोरूम में नौकरी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो भी बना लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अश्लील वीडियो को आधार बनाकर उसका शारीरिक शोषण सालों से करता रहा था। पीड़ित युवती वीडियो के वायरल हो जाने के डर से चुप रही और शारीरिक शोषण सहती रही। जानकारी के मुताबिक पीड़िता कई बार दुकान से सेल्स की नौकरी भी छोड़ना चाहती थी, लेकिन आरोपी युवक सूरज अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे डरा देता था। पीड़ित के मुताबिक साल 2021 में उसकी दोस्ती PGI क्षेत्र के रहने वाले सूरज तिवारी से सोशल मीडिया पर हुई थी और इसी दौरान उसने सूरज से बताया कि उसे नौकरी की तलाश है। यह सुनकर सूरज ने कहा कि PGI के कल्ली चौराहे पर उसके कपड़े का शोरूम है जहां सेल्स गर्ल्स की नौकरी का काम है। युवती ने हामी भर दी और काम के लिए तैयार हो गई। पीड़ित शोरूम में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करने लगी और फिर सूरज ने पहली बार उसे शोरूम में हवस का शिकार बनाया। युवती के मुताबिक उसके साथ आरोपी ने जबरन संबंध बनाए और इस दौरान उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली और वीडियो भी बना लिया। युवती ने आरोपी की हरकतों से परेशान होकर फरवरी 2022 में नौकरी छोड़ दी, लेकिन आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और बीते साल नवंबर 2022 में युवती के घर पहुंचकर उसे डरा धमका कर काम पर वापस आने के लिए कहा।
जब दूसरे दिन लड़की दुकान पहुंची तो आरोपी ने फिर दुष्कर्म किया। 2 जनवरी को पीड़िता की बड़ी बहन से मुलाकात कर आरोपी ने वीडियो और फोटो दिखाकर उसे फिर से वायरल करने की धमकी देने लगा। इसके बाद युवती के सब्र का बांध टूट गया और परेशान होकर उसने लखनऊ के आशियाना थाने में सूरज तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। वहीं आशियाना थाना प्रभारी अजय मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी सूरज तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 323, 504 और 506 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।